Hi everyone, welcome back to Literary Katha, your one-step destination for all things literature. आज हम एक बहुत ही ओल्ड और इंटरेस्टिंग लिटरेचर इरा के बारे में बात करने वाले हैं, एंग्लो सेक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि 450 एडी टू 1066 एडी। ये वो समय था जब कहानियाँ लिखी नहीं जाती थी बल्कि सुनाई जाती थी, जब शब्दों का जादू तलवारों से भी ज़्यादा पावरफुल था। तो चलिए टाइम ट्रेवल करते हैं एंग्लो सेक्सन ब्रिटेन के दिनों में और जानते हैं कि पीरियड की हिस्ट्री, फीचर्स और इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स के बारे में। तो दोस्तों, एंग्लो सेक्सन पीरियड की शुरुआत होती है 5th सेंचुरी में, जब जर्मनिक ट्राइब्स एंगल, सेक्शंस और जूट्स इंग्लैंड आए। रोमन जो पहले ब्रिटेन में रूल कर रहे थे वो 410 एडी में छोड़ के चले गए और इससे ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई ब्रिटेन में। ये मौका पकड़ के ये जर्मनिक ट्राइब्स यहाँ बस गए और धीरे धीरे एक नया कल्चर डेवलप हुआ जो एंग्लो सेक्शन कल्चर बन गया था। ये नए कनकरर्स द एंग्लो सेक्शंस, उनके लिए दुनिया सिर्फ दो चीज़ों में बनी थी, बैटल और ऑनर। और इनका लिटरेचर भी इसी का आसपास घूमता था। कहानियाँ लिखी नहीं जाती थी बल्कि गा कर सुनाई जाती थी। हर राजा के कोर्ट में एक स्कोप होता था, एक स्टोरी टेलर जो राजा और वॉरियर्स की कहानियाँ गाकर सुनाता था। ये ओल्ड ओरल लिटरेचर था जो लिखने के लिए नहीं, सुनने के लिए बना था। एंग्लो सेक्सन लिटरेचर की खास बातें क्या थी? एलिट्रेशन, कैनिंग्स, हीरोइक थीम्स। एलिट्रेशन ये एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन पोइट्री में, फॉर एग्जांपल गार्डेना इन गियर डैगनम, पोएड साइनिंगा फायरम जेफ्रुनोन। ये पोइट्री सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सुनने के लिए लिखी गई थी। कैनिंग्स, जब नॉर्मल वर्ड्स की जगह क्रिएटिव पोइटिक एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं, जैसे वेल रोड का मतलब था समुंदर और बैटल स्वेट का मतलब था ब्लड। हीरोइक थीम्स यूज़ होती थी, जैसे हर कहानी किसी एक महान वॉरियर की होती थी जो अपनी फेट को, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता था और ग्लोरी के लिए लड़ता था। और अगर एंग्लो सेक्शन पीरियड का सबसे बड़ा हीरो पूछें तो एक ही नाम आएगा, बेवुल्फ। ये एक जगह थी गिटलैंड जहाँ एक पावरफुल वॉरियर था जिसका नाम था बेवुल्फ। जब डेनमार्क के लोग एक राक्षस ग्रैंडल से परेशान हो गए तब बेवुल्फ उनकी मदद के लिए गया। उसने सिर्फ तलवार नहीं चलाई बल्कि अपनी शक्ति से ग्रैंडल को हराया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ग्रैंडल की माँ एक और भी भयानक राक्षस थी और वो बदला लेने आ गई। बेवुल्फ ने उससे भी हराया। फिर कितने साल बीतने के बाद बेवुल्फ एक राजा बना, लेकिन जब एक विशाल और भयानक ड्रैगन ने उसकी प्रजा पर अटैक किया, तब बेवुल्फ ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और अपनी ज़िंदगी की कुर्बान दे दी। उसने वो ड्रैगन को स्ले कर दी, उसका देहांत कर दिया अपने तलवार से, पर वो भी अपनी कुर्बानी दे गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एंग्लो सेक्शन कल्चर के एक मिरर था। हर हीरो अपनी वाइड या फिर उसकी यानी फेट को एक्सेप्ट करता था। ये जो फेट है उसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड में वाइड कहा जाता था, जिसका मतलब है किस्मत, ठीक है। और ये यानी फेट को ये लोग ना अपनी फेट को एक्सेप्ट करते थे। उनके जीवन का एक ही मकसद था, ऑनर और नाम कमाना। लेकिन एंग्लो सेक्सन पोइट्री सिर्फ बैटल और वॉरियर्स के बातें नहीं करती थी, ये दुखी और तन्हाई भरी कहानियाँ भी सुनाती थी। एक बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग पोएम है द वांडरर। ये एक ऐसी वॉरियर की कहानी है जो सब कुछ खो चुका है, उसका किंग मर चुका है, उसका घर चला गया है और अब वो सिर्फ यादों के सहारे जीता है। एक और पोएम है द सी फेरर। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो समुंदर पर अकेले भटक रहा है और सोच रहा है कि दुनिया का असली मतलब क्या है। ये दोनों पोएम्स एक चीज़ बताती है कि एंग्लो सेक्शन के टाइम पे सिर्फ वार और स्वर्ड्स का नहीं था, ये दुख, यादों और लोनलीनेस का भी एक समय था। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, एंग्लो सेक्शन दुनिया में क्रिश्चियनिटी आने लगी और लिटरेचर भी चेंज होने लगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कैडमन की। कैडमन एक आम इंसान था, एक सफ़र्ड, जिससे कभी पोइट्री लिखना नहीं आता था। लेकिन एक रात एक डिवाइन ड्रीम आया और उस ड्रीम के बाद उसने एक कविता लिखी, कैडमन हिम्स। ये एंग्लो सेक्शन लिटरेचर की सबसे पुरानी क्रिश्चियन पोएम थी, जो दिखाती है कि अब सिर्फ बैटल और वार नहीं बल्कि भक्ति और स्पिरिचुअलिटी भी इम्पॉर्टेंट होने लगी थी। और फिर आया 1066 एडी, जो एंगल सेक्शन पीरियड का एक अंत था। यही वो समय था जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ।
विलियम द कॉन्करर ने एंग्लो सेक्शंस को हरा दिया और नए रूलर्स आए जो फ्रेंच और लैटिन बोलते थे। धीरे धीरे एंग्लो शिक्षण कल्चर ख़त्म होने लगा और एक नया लैंग्वेज का आरंभ हुआ, मिडिल इंग्लिश। तो इससे पहले ना ये लोग केल्ट्स में बात करते थे, केल्ट्स में बात करते थे। एंग्लो शिक्षण पीरियड में ना केल्ट्स का लैंग्वेज था। पर जब ये विलियम द कनकरर आया उन्होंने ना फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज लेकर आया, जिससे मिडिल इंग्लिश इवॉल्व हुआ। ये एंग्लो शिक्षण पीरियड का एंड था, लेकिन इसका इफेक्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी हम बीवोल्फ पढ़ते हैं, आज भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज एंग्लो शिक्षण वर्ड से बनी है। तो दोस्तों, ये था एंग्लो शिक्षण पीरियड का सफ़र, एक पीरियड जो हिस्ट्री में खो गया लेकिन लिटरेचर में हमेशा अमर रहेगा। अभी हम बीवोल्फ की थोड़ा बात करते हैं। ये कहानी एक गेटिस वॉरियर बीवोल्फ की है जो 3 बड़े दुश्मनों से लड़ता है। फर्स्ट है ग्रैंडल। ये एक मॉन्स्टरस क्रिएचर है जो डेनिस किंग हॉर्थगर के हॉल हियोरेट पर बार बार अटैक करता है। बेवुल्फ बिना किसी हथियार के ग्रैंडल को मार देता है। उसके बाद ग्रैंडल की माँ आती है। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए ये अटैक करती है। बेवुल्फ एक मैजिकल स्वॉर्ड की मदद से उसे भी हरा देता है। फिर ड्रैगन। बेवुल्फ जब बूढ़ा हो जाता है तब एक ड्रैगन उसके देश को तबाह करने लगता है। वो इस ड्रैगन को ज़रूर मार देता है लेकिन खुद भी मौत के गले लग जाता है। फिर उसके थीम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे हीरोइज्म और ब्रेवरी। बेवुल्फ एक परफेक्ट वॉरियर है जो अपनी लाइफ से ज़्यादा ड्यूटी को इम्पोर्टेंस देता है। फिर आता है फैट, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड में वेड कहते हैं। एंग्लो सैक्सन कल्चर में माना जाता था कि हर इंसान का डेस्टिनी ऑलरेडी लिखा होता है, उसकी किस्मत ऑलरेडी लिखा होता है, तो उसको वो चेंज नहीं कर सकता, उसके हिसाब से ही उसे चलना पड़ता है। गुड वर्सेस इवल का एक थीम आता है। बेवुल्फ एक सेवियर है जो मॉन्स्टर को हरा कर दुनिया में बैलेंस लाता है। फिर किंगशिप और लॉयल्टी का भी एक थीम होता है। जैसे बेवुल्फ सिर्फ अपने वॉरियर से नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल किंग भी है जो कि अपने जो देश की प्रजा को बचाता है ड्रैगन से। एंग्लो सैक्सन पोइट्री अपने यूनिक स्टाइल के लिए फेमस है। बेवुल्फ में कुछ खास टेक्निक्स यूज़ की गई हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में अराइज हुई थी। फर्स्ट आती है एलिट्रेशन। यहाँ राइम नहीं होती बल्कि एलिट्रेशन का यूज़ होता है, यानी सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होते हैं। ग्रैंडल गॉनगन गॉड्स गेर, ग्रैंडल केम बियरिंग गॉड्स एंगर, ये एक एग्जाम्पल हो गया जो एलिट्रेशन को दिखाती है। फिर आता है कैनिंग्स। कैनिंग्स एक टाइप का मेटाफोर होता है जो एक सिंपल शब्द को रिप्लेस करता है। वेल रोड जो कि सी को दर्शाता है या फिर ओशन को दर्शाता है, और एक वर्ड हो गया बैटल स्वेट जो कि ब्लड को दर्शाता है। फिर आता है रिंग गिवर, एक किंग को दर्शाता है। फिर इधर ना वेरिएशन भी यूज़ होता है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से रिपीट किया जाता है जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। ये ओरल स्टोरी टेलिंग को और ड्रामेटिक बनाता है। फॉर एग्जांपल, बीवुल्फ सन ऑफ इक्थियो माइटी वॉरियर लीडर ऑफ मैन बोल के ऐसे एक लाइन है। ये एक वेरिएशन का एग्जाम्पल है जिसमें हर एक बात को ना, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है पूरे पोएम में। इसको ना एक एपिक स्ट्रक्चर में लिखा गया है। पोएम की स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूथफुल हीरो वर्सेस ग्रैंडल, मैच्योर वॉरियर वर्सेस ग्रैंडल्स मदर, फिर वाइज किंग वर्सेस ड्रैगन। इस तरह ये पोएम बीवुल्फ के हीरोइक जर्नी को दिखाती है जो शुरू होते ही एक वॉरियर से और ख़त्म होते ही एक मैच्योर की तरह दिखाई गई हैं। ये पोएम एक पैगन स्टोरी थी, लेकिन जब इसे लिखा गया तब क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस आ चुका था। इस वजह से पोएम में दोनों ट्रेडिशन का मिक्स दिखाई देता है, जो कि पैगन वॉरियर्स इथोस है, जैसे कि फेट जैसे वर्ड हो गया, वीड, और हीरोइक कोड, फ्यूनरल राइट्स भी। फेट ऑफन स्पेयर्स द मैन हु इज़ नॉट डूम्ड, ये एक लाइन है जिसमें हम देखते हैं फेट को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वो मैन फेट ना उसी के लिए होता है जो उसको डरता नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए डरता नहीं है, उसे ना कभी फेट हरा नहीं सकता। इसको हम ये इनका बिलीफ था। हीरोइक कोड, स्ट्रेंथ, ऑनर और लॉयल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है ये लोग के लिए। फिर फ्यूनरल राइट्स, बीवुल्फ की क्रीमेशन और सेफ बरियल्स के एक एंशिएंट जर्मनिक ट्रेडिशन है। जब वो मर जाता है उसकी क्रीमेशन होता है या फिर उसके सिर्फ बरियल्स होता है, वो एक जर्मनिक ट्रेडिशन को दिखाता है। क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस भी आया है इस वर्क के थ्रू, बीवुल्फ के थ्रू। जैसे ग्रैंडल एज ए डिसेंडेंट ऑफ केन, बाइबल के अनुसार केन एक
क्रस्ट लाइनेज का पार्ट था या फिर एक जनरेशन का एक पार्ट था। और ग्रैंडल भी उसी का एक सिंबल वर्ज़न है, एक सिंबलिक वर्ज़न है। तो उसको ग्रैंडल और केन को इधर सिंबलाइज़ एक ही जैसे दिखाया गया है बेवुल्फ में, जो कि बाइबल से लिया गया है। फिर रेफ़रेंस टू गॉड भी आता है, जैसे बेवुल्फ के डायलॉग्स में ना हमेशा एक डिवाइन पावर का ज़िक्र होता था और मॉरल जजमेंट्स। बेवुल्फ सिर्फ़ एक फाइटर नहीं है, बल्कि एक जस्ट और सेल्फलेस हीरो है जो क्रिश्चियन वर्च्यूज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। ड्रैगन एक कॉमन फिगर है नॉर्स और जर्मनिक माइथोलॉजी में, और इसमें ये बेवुल्फ में ये एक सिंबलिज्म बन जाता है। लेकिन बेवुल्फ में इसका एक क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। ये ग्रीड और सीन, घमंड और पाप का एक, ग्रीड तो घमंड नहीं होता, बट ग्रीड और सीन का सिंबल बन जाता है जो दुनिया को तबाह करता है। तो दोस्तों, बेवुल्फ सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो एंग्लो सिक्सन कल्चर, हीरोइज्म और रिलीजियस बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें एक एपिक हीरो, थ्रिलिंग बैटल्स और डीप फिलोसॉफिकल थीम्स है जो आज भी रिलेवेंट लगती है। तो ये था पूरा एपिसोड जो कि हमारा कवर हो गया है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। हम द कैरोलिंगियन रेनेसा भी थोड़ा देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में देखेंगे, एक टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश लिटरेचर। उसके बाद हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स देखेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश लिटरेचर पे। और एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स थोड़ा देखेंगे, एंग्लो सेक्शन किंगडम्स देखना है। फिर हम ना द कैरोलिंगियन एज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।